आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 1। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री हम लोग कवर कर चुके हैं। अब कवर करेंगे सिविक्स और लास्ट में कवर करेंगे जियोग्राफी। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे सैम्पल पेपर। इस तरीके से हम लोग पूरा बोर्ड 2026 का पूरा एग्जाम हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है, इसमें पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट की डिफरेंट आर्गन्स के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, जो चाहे रिलीजियस हो चाहे कास्ट वाइज हो, पावर शेयरिंग क्यों करना है। दो एग्जाम्पल लेंगे, एक कंट्री लेंगे बेल्जियम और एक कंट्री लेंगे श्रीलंका। और हमको ये देखना है कि जो कंट्री पावर शेयरिंग करेगी उसका कंडीशन कैसा रहता है, और जो कंट्री पावर शेयरिंग नहीं करेगी अपने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, उसका कंडीशन कैसा रहेगा। जिसके थ्रू हम लोग ये समझ पाएंगे कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। मतलब किसी एक के पास सारा पावर होल्ड कर लेना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो कैसे हजारडस हो सकता है। हमको इस चैप्टर में यही चीज़ें ट्रेस करनी है। तो पहले हम लोग देखेंगे इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। मतलब बेल्जियम की निशंसता को देखेंगे, जातीयता को देखेंगे। मतलब बेल्जियम में किस बेस पे लोग एक दूसरे से अलग है। बेल्जियम बेल्जियम एक छोटा सा देश है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का। एक कंपेरिजन किया हुआ है अपने स्टेट से, ये स्मॉलर है। मतलब एरिया में भी हम हमारे स्टेट हरियाणा से क्या है, छोटा है। और ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग। फिर सुन लीजिए, बेल्जियम यूरोप का नेशन है, स्मॉलर है किससे, हमारे स्टेट हरियाणा से। बॉर्डर शेयर कर रहा है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। मतलब इस कंट्री के चारों तरफ के चार देश आपको मिल जाते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है वो नियरली 1 करोड़ है। और ये भी नियरली जो हरियाणा की पॉपुलेशन है उसकी आधी है। ये बात आप समझ लीजिए। मतलब आप बात कर रहे हैं बेल्जियम की। बेल्जियम जो यूरोप का देश है, हमारे हरियाणा से एरिया में भी छोटा है और पॉपुलेशन क्या है, नियरली आधा है। नियरली क्या है, आधा है। फिर कह रहे हैं द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री। मतलब छोटा सा देश भले से है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है, इथनिक कंपोजिशन, वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, इस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में दो रीजन में लोग रहते हैं। एक रीजन है फ्लेमिश, एक रीजन है फेमिश। दूसरा रीजन कौन सा है, वेलोनिया। फ्लेमिश एंड वेलोनिया। फ्लेमिश में रहती है इसकी टोटल 59% पॉपुलेशन, जो लैंग्वेज बोलती है डच। मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी है, मोस्टली वो लैंग्वेज लैंग्वेज के बेस पे है। दूसरी जो इसकी रीजन है वो है वेलोनिया, जहाँ पे रहते हैं 40% लोग जो कि बोलते हैं फ्रेंच। बात समझिएगा। मतलब दो रीजन, एक फ्लेमिश एक वेलोनिया। यहाँ पे रह रहे हैं 59% लोग बोल रहे हैं डच, यहाँ पे 40% लोग जो बोल रहे हैं फ्रेंच। तो 59 + 40 ये हो गया 99। बचे जो 1% हैं ये बोलते हैं जर्मन। ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन। रिमेनिंग 1%, जो 1% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जर्मन। मतलब कि 59% जो बेल्जियंस हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% बेल्जियंस बोलते हैं कौन सा, फ्रेंच लैंग्वेज, और 1% जो बेल्जियंस हैं वो बोल रहे हैं जर्मन। क्या बोल रहे हैं, जर्मन। ये पूरे कंट्री का डेटा है। इस कंट्री का जो कैपिटल है, इस कंट्री का कैपिटल है ब्रसेल्स। क्या है, ब्रसेल्स। इस कंट्री के कैपिटल में ब्रसेल्स में 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच। क्या बोलते हैं, फ्रेंच। और 20% लोग बोलते हैं डच। ध्यान समझिएगा। मतलब वो कंट्री जो पूरे वो लैंग्वेज जो डच, जो पूरे कंट्री में है मेजॉरिटी में, क्या है, मेजॉरिटी में है। वो लैंग्वेज इससे कैपिटल सिटी में है माइनॉरिटी में। मतलब पूरा बोलते हैं 59% पूरे कंट्री में, तो कैपिटल सिटी में बोलते हैं ओनली 20%। और जो 40% फ्रेंच है जो पूरे कंट्री माइनॉरिटी में है, वो इससे कैपिटल सिटी में क्या है, मेजॉरिटी में। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो लोग नंबर में कम है, मतलब फ्रेंच जो नंबर में कम है, जो माइनॉरिटी में यहाँ के हैं, ठीक है, ये लोग ज़्यादा पावरफुल और रिच हैं। मतलब ये लोग क्या है, रिच एंड पावरफुल है। सिंपल सी बात है, इनके पास जो चांसेस है ग्रो करने के, जो इनको अपॉर्चुनिटी मिली वो ज़्यादा मिली किसके मुकाबले में, जो 59% डच है, मतलब जो मेजॉरिटी है उससे ज़्यादा चांस मिलता है माइनॉरिटीज़ को ग्रो करने का। ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि रिच एंड पावरफुल, दिस वाज रिसेंटेड,
by Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। मतलब जो डच हैं, जो नंबर में ज़्यादा हैं, इनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, बहुत ही बाद में हुआ। मतलब जो फ्रेंच हैं वो पहले से क्या थे, रिच एंड पावरफुल थे। सिंपल सी बात है, ये जो कंडीशन है इसके वजह से जो टेंशन है वो क्या कर जाएगा, राइज क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा बिटवीन डच एंड फ्रेंच, बिटवीन डच एंड फ्रेंच। ठीक है। नेक्स्ट कंट्री जो हम लोग देख रहे हैं, श्रीलंका। श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है। अगर ऐसे आप बनाते हो इंडिया का पार्ट, तो यहाँ से गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ मन्नार और से क्या होता है, ये अलग होता है हमारे देश से। ठीक है ना। उसके बाद पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट से क्या होता है, हमारे कंट्री से अलग होता है। जो इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का थोड़ा देख लीजिए। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर पे हमको मिल जाता है श्रीलंका। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। मतलब आपने कहा था कि भैया बेल्जियम में 1 करोड़ थे, जो हरियाणा का नियरली आधा थे, तो अब 2 करोड़ हैं। मतलब किसके बराबर, हरियाणा के। किसके बराबर है, हरियाणा के बराबर है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। साउथ एशियन नेशन में देखोगे, किसी भी कंट्री को आप उठा लो, पॉपुलेशन में आपको डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है ना। वैसे भी कहाँ मिल जाती है, वैसे ही सेम मिल जाती है आपको श्रीलंका में। इसका जो मेजर सोशल ग्रुप है वो है सिंहला स्पीकर का। लैंग्वेज के बेस पे हम लोग देख रहे हैं। मतलब जो सिंहलाज है, 74% लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंहला क्या बोलते हैं, सिंहला बोलते हैं, जो कि क्या है यहाँ की मेजॉरिटी। 74% लोग जो सिंहला बोल रहे हैं वो इस कंट्री में मेजॉरिटी पे हैं। और जो तमिल स्पीकर है, 74% सिंहला और 80% उसमें क्या है, तमिल बोलने वाले। एंड तमिल स्पीकर्स 18%। मतलब 74% बोल रहे हैं सिंहला और 18% क्या बोल रहे हैं, तमिल। तमिल में भी 2 ग्रुप है। 13% बोलने वाले कौन है, श्रीलंकन तमिल, और रेस्ट 5% वाले कौन है, इंडियन तमिल। दे आर तमिल नेटिव्स। एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो उस मतलब तमिल बोलने वाले जो श्रीलंकन ही है, जो श्रीलंकन है, जो वहाँ के ओरिजिनल नेटिव्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। मतलब वहाँ के जो तमिल्स जो श्रीलंका के ही हैं, जो तमिल्स बोलते हैं, उन्हें बोल श्रीलंकन तमिल्स, जो है 13%, तो बचे 5%। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एट प्लांटेशन वर्कर्स। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो जिस जिस एरिया को ऑक्युपाई करते थे, वहाँ पे वर्कर्स को लेके जाते थे लेबर वर्क के लिए। इंडिया से जो वर्कर्स गए थे वहाँ पे तमिलनाडु श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर के रूप में, उन्हें बोलते हैं इंडियन तमिल्स। उन्हें क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स, जो है 5%, जो क्या है 5%। श्रीलंकन जो तमिल्स हैं आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब अगर ये मैं बना लूँ मैप, तो ये जो पूरा रीजन है ये वाला, यहाँ पे रहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट। मतलब जो 74% पीपल जो बोल रहे हैं सिंहला लैंग्वेज, वो जो रिलीजन फॉलो करते हैं वह बुद्धिज्म। कौन सा फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म। और जो तमिल्स हैं वो हिंदूज और मुस्लिम्स। 2 तरीके से आप डाइवर्सिटी देख सकते हो। मतलब एक तो लैंग्वेज के बेस पे सिंहला सबसे ऊपर है, और अगर रिलीजन के बेस पे भी देख लो तो कौन ऊपर है, बुद्धिज्म। कौन ऊपर है, बुद्धिस्ट सबसे ऊपर है। जो 7% वहाँ पे क्या है, क्रिश्चियन। क्या है, क्रिश्चियन है, जो तमिल भी बोलते हैं और सिंहला भी बोलते हैं। एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आप देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। 74% लोग सिंहला बोल रहे हैं। कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिंहला बोल रहे हैं, जो कि रिलीजन फॉलो करते हैं बुद्धिज्म। क्या फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म। बाकी जो तमिल्स हैं, तमिल्स फॉलो करते हैं हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को, जो कि है 18%। और बाकी जो लोग बच गए, जो 7% लोग हैं, वो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले। किसको फॉलो करने वाले, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले। तमिल्स के बारे में बोला, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, वो कंट्री के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। इसका आगे हमको यूज मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेजॉरिटेनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, मतलब जो नंबर में क्या हो, ज़्यादा हो। अब नंबर में ज़्यादा तो सिंहलाज ही हैं। अगर हर बार सिंहलाज ही जीते, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी, डेमोक्रेसी में भी क्या होता है, जो बाकी से अगर एक वोट भी ज़्यादा है वो जीत जाते हैं। इस बेस पे अगर हर बार सिंहला अपने आप को क्या कर लें, यूनिफाइड कर लें,
तो हर बार सिंहलाज के जीतने का चांस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखोगे, अगर यहाँ की माइनॉरिटीज़ को किसी भी तरीके की अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाए, तो जो मेजॉरिटी में है वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो मेजॉरिटेनिज्म का मतलब ये होता है कि जिस वे में जो मेजॉरिटी है वो रूल करना चाहती है, वो रूल कर सकती है। तो श्रीलंका में मेजॉरिटनिज्म आएगा, मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिंहलाज की, वो जैसे चाहेगी वैसे रूल करेगी। कह रहे द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको लोगों ने चुना था, वो कुछ ऐसे मेजर्स को फॉलो करती है जिससे क्या होता है, जिससे श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट फॉलो जाती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का रूल शुरू हो जाता है। 1956 में एक्ट आता है। 1956 में होने वाले जो चेंजेस थे, ये एक्ट इतना सुप्रीम है, मतलब ये वही एक्ट है जिसने श्रीलंका में इस्टेब्लिश किया था रूल ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन, एक्ट ऑफ 1956। तो एक्ट ऑफ 1956 के थोड़े प्रोविजंस को देख लीजिए, आखिर कैसे ये 1956 का जो एक्ट है उसने मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। पहली बात क्या करते हैं, जो सिंहला है, जो सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग थे, यही बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब अब जितने भी लीगल वर्क्स होंगे वो केवल किस लैंग्वेज में होंगे, सिंहला में। अब जो सिंहला बोलने वाले नहीं हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जिससे जो तमिल स्पीकर्स हैं उनको क्या किया गया, डिसग्रेड किया गया। मतलब उनकी बातों को एक तरीके से उनकी लैंग्वेज को अवॉइड कर दिया गया। दूसरी बात, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब कि जो सिंहला स्पीकर हैं इनको एक तरीके से फेवरटिज्म का बेनिफिट मिलता है, और ये पूरे कंट्री में यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में इनको क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसने ये कर दिया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और प्रमोट करेगी बुद्धिज्म को। सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक गवर्नमेंट का टाइप होता है सेकुलर, जिसमें जो गवर्नमेंट है अपने आप को रिलीजियस मैटर से क्या रखती है, दूर रखती है। क्या रखती है, दूर रखती है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरवीन कर रही है रिलीजन को प्रमोट करने में। मतलब गवर्नमेंट टोटली इंटरवीन करेगी बुद्धिज्म को प्रमोट करने में। अब चूंकि पूरी तरीके से वो जो सिंहला बोलने वाले हैं या बुद्धिज्म है इनको सपोर्ट मिलता है, तो जो तमिल बोलने वाले हैं या जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ की, वो क्या करेगी, इसको अपोज करेगी। मोस्टली जो श्रीलंकन तमिल्स, जिनका कंसंट्रेशन आपने देखा था कंट्री में ईस्ट और नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में जो क्या थे, कंसंट्रेटेड थे, वो लोग क्या करेंगे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन टू तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब ये लोग डिमांड करते हैं, ये लोग डिमांड करें जो तमिल है उसको भी क्या बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन गया था, सिंहला। क्या बन गया था, सिंहला। उसके साथ साथ रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, मतलब जिस रीजन में ये लोग रहते हैं उस रीजन में जो तमिल्स हैं वो अपना रूल क्या करेंगे, खुद से करेंगे। मतलब जो इंटरनल फ्रीडम की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, इंटरनल फ्रीडम की बात कर रहे हो, एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। मतलब भैया हम लोग अपना इंटरनल मैटर पूरा खुद सॉल्व करेंगे, एक्सटर्नली गवर्नमेंट हमको देख लेगी। उसके साथ साथ आपने देखा था जो सिंहला स्पीकर्स हैं उनके लिए एजुकेशन और जॉब्स में क्या था, प्रायोरिटाइज कर रहे थे। ये लोग भी कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है उसमें इक्वलिटी लाई जाए। मतलब कि जो सिंहलास को जो प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन और जॉब्स में, उसको डिसग्रेड करके तमिल्स को भी क्या किया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जॉब्स में और एजुकेशन में जो लैंग्वेज या रिलीजन का जो डिफरेंस है उसको क्या किया जाए, इलिमिनेट किया जाए। लेकिन इनका जो डिमांड था ऑटोनॉमी का, है ना, टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइडेड। लेकिन ये जो लोग जो इनका जो डिमांड था उसको क्या किया गया, इग्नोर किया गया। ठीक है, तब 1980s तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए जो डिमांड करने लगे इंडिपेंडेंट तमिल एलम का मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। क्यों आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में कौन थे, जैसे अगर ये श्रीलंका का मैप है तो आपने पढ़ा नॉर्थ और ईस्ट पार्ट, यही वाले पार्ट में कौन थे, श्रीलंकन तमिल्स थे। तो इन्होंने डिमांड किया क्या किया जाए, इसको बनाया जाए इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। मतलब इंडिपेंडेंट तमिल एलम का क्या करना शुरू कर दिए, डिमांड करना शुरू कर दिए 1980s तक। अब चूंकि इनके डिमांड को डिनाइड किया जा रहा था,
जिससे टेंशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। टेंशन बढ़ेगा तो क्लैशेस क्या होंगे, होना शुरू हो जाएंगे। और इतना वर्स्ट कंडीशन होता है सिविल वॉर जैसा कंडीशन। सिविल वॉर नाम क्यों है, मतलब कंट्री के ही सिटीजन इस तरीके से इंगेज हो जाते हैं वॉर में, जो मतलब सिविल फाइट्स ऐसे करते हैं, आर्म रिबेलियन ऐसा होता है कि जो कंडीशन बन जाता है वॉर लाइक। कैसा बन जाता है, वॉर लाइक, मतलब सिटीजन्स अपने में ऐसा फाइट करते हैं कि वो कंडीशन बन जाता है वॉर लाइक कंडीशन। तो बोला द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब सिविल वॉर होगा तो क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब चूंकि जो भी जहाँ ज्यादा होंगे, जहाँ पे सिंहलाज ज्यादा रहेंगे वो तमिल्स को मार देंगे, जहाँ पे तमिल ज्यादा रहेंगे वो सिंहलाज को मार देंगे। ये कंटिन्यूटी शुरू हो गई, मतलब हजारों लोग क्या हो गए, इसके वजह से उनका जान चला गया। बहुत सी ऐसी फैमिलीज थी जिनको अपना देश छोड़ना पड़ा और दूसरे कंट्री में जाके रिफ्यूजीज की जीवन जीने लगे, मतलब कि शरणार्थी का जीवन जीने लगे। और लोगों का जो लाइवलीहुड था वो भी क्या हो गया, छिन गया। मतलब एक तरीके से देखो, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक क्या आ गई, इन स्टेबिलिटी आ गई कंट्री में। केवल किसके वजह से, केवल मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट को फॉलो करने की वजह से। अब बोल रहे हैं कि जो सिविल वॉर था उसने एक तरीके से टेरिबल सेटबैक किया वहाँ के सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ पे। मतलब वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इकोनॉमिक लाइफ सब कुछ क्या हो गया, डिस्टर्ब। क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सिविल वॉर, जस्ट बिकॉज ऑफ सिविल वॉर। और ये सिविल वॉर खत्म होता है 2009 में। मतलब आप बहुत पीछे का स्टोरी नहीं पढ़ रहे हो, 2009 का आप कहानी पढ़ रहे हो कि 2009 में जाके क्या हुआ, सिविल वॉर खत्म हुआ। इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में आपने देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे एसडीआई, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका हर मामले में हमसे क्या था, फार बेटर। क्या था, फार बेटर था। जो सिविल वॉर जहाँ पे खत्म होता है कब, 2009 में। एक एग्जाम्पल आपने देख लिया श्रीलंका का। श्रीलंका जिसने अपने यहाँ पे पावर शेयरिंग को डिनाई कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, सिविल वॉर। क्या हो गया, सिविल वॉर। अब एक कंट्री हमने देखा था बेल्जियम, जिससे हमने शुरुआत किया था। बेल्जियम पावर शेयरिंग करेगा और जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे सब कुछ बैलेंस रहेगा और वहाँ पे आएगी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल लाइफ इंप्रूव होगा और क्या होगा, क्लैशेज जो थे कम्युनिटीज में वो कम हो जाएंगे। बोला बिटवीन 1970 एंड 1993, मतलब इन 23 ईयर्स में जो बेल्जियम है अपने यहाँ फोर टाइम्स चेंजेस करती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर कॉन्स्टिट्यूशन four times, they amended constitution four times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country, जिससे ये बैलेंस बन पाए कि हर लैंग्वेज बोलने वाले क्या हो पाए, एक साथ रह पाए। पहला क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब that number of Dutch and French speaking minister shall be equal in central government। इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी। ठीक है, भले से आपका पॉपुलेशन ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन जो नंबर ऑफ जो मिनिस्टर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ध्यान समझिएगा, पूरे कंट्री में डच ज़्यादा थे। जब वो ये बात को मान रहे हैं तो कैपिटल सिटी में जो ब्रसेल्स में जो ज़्यादा थे फ्रेंच, उनको भी ये बात क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। अब जो पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो दिए गए किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। पहले भी ऐसा था, पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर थे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पावर को जब चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट तब सब्जुगेट कर लेती थी। मतलब एक तरीके से पावर तो थे लेकिन उनके पास फ्री विल नहीं था, फ्री विल नहीं था कुछ भी करने का। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब वो कंपलसरी कर दिया गया। जो दो रीजन्स थे आपने पढ़े थे, पहला रीजन था फ्लेमिश, दूसरा रीजन था वेलोनिया। दूसरा रीजन क्या था, वेलोनिया। इन दोनों रीजन की गवर्नमेंट को दिया गया ऑटोनॉमी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था, कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट। ब्रसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे पूरे कंट्री में फ्रेंच और सिंहलाज एक जैसे थे, मतलब सिमिलर नंबर ऑफ मिनिस्टर थे, वैसे ही ब्रसेल्स के लिए गवर्नमेंट अलग बनती है। यहाँ भी जो नंबर ऑफ मिनिस्टर था वो क्या था, सेम था। रीजन क्या था, क्योंकि डच ने पूरे कंट्री में एक्सेप्ट किया था तो फ्रेंच को क्या करना पड़ा, कैपिटल सिटी में फॉलो करना पड़ गया। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी गवर्नमेंट बनती है जिसे बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये इलेक्टेड होती है लोगों की, मतलब वहाँ के लोग क्या करते हैं, जिसको इलेक्ट करते हैं
जो जिसमें डच भी थे, फ्रेंच भी थे और इवन जो 1% जर्मन है वो भी थे, ठीक है ना। और वो किसी भी रीजन में रहते हो, चाहे फ्लेमिश में रहते हो चाहे वेलोनिया में, तीनों लैंग्वेज बोलने वालों के पास ये चांस था कि वो लोग किसको चूज करें, कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज करें। और इस गवर्नमेंट के पास पावर था जो वहाँ के कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज लिटरेसी कौन देखता, वो देखती कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बैलेंस इतना अच्छा था, अब मान लो समझ लो आप कि पूरे कंट्री में एक तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसको फॉलो करती है एक कंट्री इसराइल भी फॉलो करती है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो लैंग्वेज का डिस्प्यूट था या कल्चर का डिस्प्यूट था, एजुकेशन का था, ये पकड़ा दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट को, जिसमें तीनों लैंग्वेज के मिनिस्टर्स क्या थे, मतलब रहते थे। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकर के लिए चीज़ों को बदलना वो क्या हो गया, नियरली इम्पॉसिबल, क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग क्यों करनी है। तो इसका हम लोग दो रीजन देखेंगे, एक प्रूडेंशियल रीजन देखेंगे जो बेस्ड ऑन गेन एंड लॉसेस, मतलब जो ये देखता है कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, मतलब पावर शेयरिंग करने से क्या बेनिफिट होगा क्या लॉस होगा। दो एग्जांपल देख लिए, श्रीलंका का और बेल्जियम का। मतलब बेल्जियम ने किया सब कुछ बैलेंस में चल रहा है, श्रीलंका ने नहीं किया सब कुछ क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, सिविल वॉर चल रहा है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि भैया पावर शेयरिंग करने का जो पोटेंशियल रीजन है जो बेस्ड है प्रॉफिट और लॉस पे, वो ये है कि कंट्री में सब कुछ क्या चलेगा, बैलेंस वे में चलेगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, रिड्यूस का मतलब था कम करना, पॉसिबिलिटी किसके, चांसेस किससे कम कर देती है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, मतलब सोशल ग्रुप्स जो अलग अलग है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट होता है वैसे वैसे वायलेंस भी बढ़ता है। आपने देखा थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरे श्रीलंका में, और क्या होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो अगर आप पावर शेयरिंग करोगे तो स्टेबिलिटी भी आएगी गवर्नमेंट में, और क्या होगा, बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो पावर शेयरिंग एक तरीका है, एक रास्ता है स्टेबिलिटी लाने का पॉलिटिकल आर्डर में। दूसरी बात, मेजॉरिटी कम्युनिटी का विल जो है वो इम्पोज करना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको लग सकता है कि हाँ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, ये कंट्री के यूनिटी को फ्रेगमेंट कर देता है। मतलब कंट्री को यूनाइटेड करने के लिए भी क्या जरूरी है, पावर शेयरिंग करना जरूरी है। मतलब अगर इवन वन पीपल, अगर एक आदमी भी है तो उनकी बात को सुनना क्या है, बहुत जरूरी है। आखिर डेमोक्रेसी इसी इक्वलिटी पे तो काम करती है कि सबकी बात को सुना जाए, तो इसीलिए क्या है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, ये इसका पोटेंशियल रीजन है। नेक्स्ट है मोरल रीजन, सिंपल सी बात है भैया, एज ए ह्यूमन बींग सब लोग एक जैसे हैं, तो सबके पास इक्वल चांस, इक्वल पावर और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है ये। देयर पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आत्मा ही क्या है कि पावर सबके पास रहे या किसी एक के पास पावर कंसंट्रेट नहीं रहे। अगर पावर कंसंट्रेट है तो किस बात की डेमोक्रेसी, तो फिर तो वो एक तरीके से डिक्टेटर का रूल हो जाता है, जो चाहे वो कर ले, जो चाहे वो नहीं कर सकते डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। यही तो इसका स्पिरिट है, यही तो इसका सोल पर्पज है, ठीक है। A democratic government involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect, जिसके ऊपर भी रूल का इम्पैक्ट पड़ता है उस रूल के फ्रेमिंग में उसका रोल होना चाहिए, सिंपल सी बात यही है। तो पावर शेयरिंग इसलिए भी जरूरी है कि जो भी रूल बनेंगे उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा, तो सबके पास ये चांस होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को रख सके, ठीक है ना। और लोगों के पास ये राइट होना, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड, ये जो कंसल्ट कर सके कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी या गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए। लेजिटिमेट मतलब वैलिड गवर्नमेंट वही है जो सिटीजन के साथ क्या करे, पार्टिसिपेशन करे और सिटीजन्स को एक स्टेक दे, मतलब सिटीजन्स का क्या हो, रोल हो इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। दो रीजन आपने प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन पढ़ लिए। अब देखना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ऐसी लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन होगी वर्टिकल लाइन, कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन मतलब जो भी प्लेस किए जाएंगे जो भी आर्गन्स वो क्या रहेंगे, उनके पास रहेगा सेम पावर, क्या रहेगा, सेम पावर। जबकि आप जब रखोगे वर्टिकल लाइन पे, जैसे जैसे आप नीचे से जाओगे ऊपर,
पावर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। पावर क्या करेगा, राइज करेगा, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं जो गवर्नमेंट के, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट, सॉरी, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, मतलब आप समझोगे जो लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके पास पावर क्या होता है, सेम होता है, एक दूसरे को चेक और बैलेंस मोड में चलते हैं। तो पहला है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर है, जो क्या है, जो मतलब एक तरीके से आप समझ लो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और कौन, प्रेसिडेंट को मिला के जो बनेगा, या स्टेट में विधानसभा और गवर्नर को जो मिला के बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव, मतलब इसी पार्लियामेंट में से कुछ ऐसे लोग जिनको आप बोलते हो जनरली गवर्नमेंट, क्या बोलते हो, गवर्नमेंट, जो रूल चलाते हैं, जो रूल चलाते हैं, मतलब लेजिस्लेचर क्या करेगा, रूल को फॉर्म करेगा, रूल को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। एग्जीक्यूटिव रूल को करवाते हैं इम्प्लीमेंट, क्या करवाते हैं, इम्प्लीमेंट। जुडिशरी जो क्या काम करती है, वो रूल्स को चेक भी कर सकती है और अपने वीटो पावर के थ्रू अपहोल्ड भी कर सकती है। जुडिशरी है फाइनल इंटरप्रेटर, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज लिखा गया है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसको इलेबोरेट करती है जुडिशरी। कौन करती है, जुडिशरी। प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, सबका सब एक सेम लेवल पे है, लेकिन सबके पावर्स क्या है, अलग अलग है। सच अ सेपरेशन, ये जो अलगाव है, इंश्योर दैट नन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब कोई भी, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी, वो अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर पाए, मतलब अनकंट्रोल वे में रूल नहीं करें। हर ऑर्गन चेक करता है दूसरे को, जिससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, मतलब लेजिस्लेचर चेक करेगा एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव चेक करेगा जुडिशरी को, सब चेक करते रहते हैं। मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, पावर को एक्सरसाइज करते हैं, रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और ये लोग जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्लियामेंट को, मतलब इनको अपने हर एक्शन का आंसर करना पड़ता है, किसको, पार्लियामेंट को। बिना पार्लियामेंट के परमिशन के एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट असेंबलीज में। सिमिलरली ऑल दो जजेस को अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये एडवाइस करते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनको हटा नहीं सकते हैं, हटते हैं ये इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू। ये चेक करते हैं एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग्स को, और जो लॉज कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाते हैं। मतलब आप समझो जुडिशरी भी अपने मन का नहीं कर सकती, जब जुडिशरी अपने मन का करेगी तो पार्लियामेंट के थ्रू क्या करेंगे, इम्पीचमेंट मोशन लाके जुडिशरी को भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इस अरेंजमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को आप बोलते हो चेक एंड बैलेंस मेथड, चेक एंड बैलेंस मेथड। अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाए कि डिफाइन चेक एंड बैलेंस मेथड, तो आपको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में ही लिखना है। दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसमें प्लेस किए जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे वैसे वैसे पावर भी क्या होगा, राइज करता जाएगा। ये जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होगी, इसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर कौन सी, लोकल गवर्नमेंट। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे कंट्री के लिए रहेगी, जिसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, कहीं कहीं इसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज सेंट्रल आर यूनियन गवर्नमेंट, में जो पूरे कंट्री के लिए होती है गवर्नमेंट उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल आर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। हमारे कंट्री में उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो अलग अलग लेवल्स है गवर्नमेंट के, सबके पावर को वेल डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कोई भी एक तरीके से देख लो दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, ये सेम काम किसमें हुआ था, बेल्जियम में। बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन जो कहाँ पे इग्नोर कर दिया गया था, श्रीलंका में। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जो हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपालिटी एंड पंचायत, जिसे आप बोलते हो लोकल लेवल गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा था बेल्जियम में गवर्नमेंट
कम्युनिटी गवर्नमेंट, किसको देखा था? कम्युनिटी गवर्नमेंट को। अब पावर को आप शेयरिंग आपने किया हॉरिजॉन्टल डिवीजन में, गवर्नमेंट के डिफरेंट आर्गन्स में, वर्टिकल डिवीजन में किया, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे। अब आप कर रहे हो सोशल ग्रुप्स में, जैसे जिसका आपने एग्जांपल देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कहाँ की थी? बेल्जियम, जिसको चूज किया था जर्मन, फ्रेंच और डच स्पीकर्स ने। तो इस अरेंजमेंट का एक अच्छा एग्जांपल कौन सा है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऐसे ही अपने कंट्री में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन एससी एंड एसटी के लिए। 84 सीट रिजर्व है एससी के लिए एंड 47 सीट किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए। मतलब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पे सीट रिजर्व है एससी के लिए, केवल एससी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, जो एसटी के लिए केवल एसटी चुनाव लड़ते हैं। एक तरीके से माइनॉरिटीज को क्या मिल रहा है? चांस मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ द country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups. वुमेन को भी 1/3 सीट रिजर्व है किसमें? पंचायत में। और 2023 में जो आता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अब इसकी वजह से क्या हो गया? 1/3 सीट आपको मिल जाएगा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या होगा? रिजर्व मिल जाएगा। किसके लिए? वुमेन के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना? ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का या सब में डिवाइड करने का एक क्या है? तरीका है। हु अदरवाइज वुड फील एलिनिएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर इनको ये चांस नहीं मिले तो उनको ये लगेगा कि गवर्नमेंट के मीटिंग में उनका कोई रोल नहीं है। अगला जो पावर जो डिवाइड होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स मतलब एक तरीके से अलग अलग, जैसे ट्रेडर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ये अपना यूनियन बना क्या करते हैं? गवर्नमेंट को अपने बेनिफिट के लिए प्रेसाइज करते हैं। एंड मूवमेंट्स मतलब प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हो इनके बारे में, चैप्टर 4 हमारा इसी पे बेस्ड है। जैसे आईएनसी हो गई, एआईटीसी हो गई, बीजेपी हो गई, एसपी हो गई, इन पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड among different political parties that represent different ideologies and social groups. जैसे आप समझ लो ओबीसी को फॉलो करती है, मतलब ओबीसी के लिए बेनिफिट का काम करती है एसपी करती है, एससी के लिए काम करती है कौन सी? बीएसपी करती है। ठीक है ना? रिलीजियस वाइज भी जैसे एआईएम है जो मुस्लिम्स के लिए काम करती है, शिवसेना हिंदूज के लिए काम करती है। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग ग्रुप को अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance. मतलब आप समझ लो अगर बना ले फ्रंट, क्या बना ले? फ्रंट बना ले, जिसे आप बोलते हो गठबंधन। क्या बोलते हो? गठबंधन अगर बना ले तो भी पावर शेयर करते हैं। टू कंटेस्ट इलेक्शन, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म द कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? व्हेन टू आर more parties came together to contest election and after winning the election they form the government. This type of government is known as coalition government. इसे क्या बोलते हैं? coalition government बोलते हैं। और coalition government क्या करती है? पावर को शेयर करती है, क्योंकि एक दूसरे के हेल्प से क्या करते हैं? सरकार बनाए रहते हैं। In a democracy we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. ये अपना क्या बनाते हैं? यूनियन, मतलब जिन्हें बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स, और क्या करते हैं? गवर्नमेंट को अपने बेनिफिट के लिए प्रेसाइज करते हैं। दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process. मतलब ये अपने आप को यूनाइटेड करके गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं? एक तरीके से अफेक्ट करते हैं और बनाते हैं बैलेंस, जिससे क्या होता है? जिससे इनकी बात को, इनके डिमांड को सुना जाता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू। मेरा नाम है प्रिंस सिंह, यह है मेरे चैनल का नाम। चैनल को करिए सब्सक्राइब पूरी प्रॉपर रिवीजन के लिए। धन्यवाद।